सर्वांना नमो बुद्धाय आणि जय भीम। आज या ठिकाणी मध्य प्रदेश, ज्याला बुद्धाच्या कालखंडामध्ये अवंती महाजनपद म्हणून ओळखल्या जात होतं, या अवंती महाजनपद हे बुद्धांच्याच कालखंडामध्ये, ज्याला मध्य प्रदेश म्हणतात, पण वास्तविक पाहता ते मध्य बुद्ध प्रदेश आहे। या मध्य प्रदेशामध्ये महान सम्राट अशोक यांनी 15 वर्ष राज्यकारभार केला आणि महान सम्राट अशोकाची पत्नी सुद्धा विदिशा या अवंती महाजनपदामधीलच आहे। तर या ठिकाणी हे जे प्राचीन बौद्ध स्थळ आहे, हे नर्मदा नदीच्या तीरावर असलेले हे सुंदर असं प्राचीन बौद्ध मठ। हे नहर बुद्धा, आपल्याला सर्वांना माहित आहे की महान सम्राट अशोकांनी जे 84,000 महास्तूप, महाविहार आणि कुठल्याही बौद्ध लेण्या या नदीच्या तीरावर असतात, म्हणून त्याला नहर म्हणतात। नहर बुद्धा मला नदीच्या काठावरच कोणती बौद्ध स्थळे असतात, म्हणून नहर बुद्धावरूनच ते नर्मदा झालेला आहे। तर या नर्मदा नदीच्या तीराच्या ठिकाणी हे प्राचीन बौद्ध मठ, याची पायाभरणी महान सम्राट अशोकांच्या कालखंडामध्ये झालेली होती। या बुद्ध विहाराचा, या प्राचीन बौद्ध विहाराचा संबंध जे सुत्त निपातातील, त्रिपिटकातील सुत्त निपातातील पारायण वग्गामध्ये याचा उल्लेख आहे की बुद्धाच्याच कालखंडामध्ये बावरी आणि त्याचे 16 शिष्य हे श्रावस्तीवरून दक्षिण भारतामध्ये महाराष्ट्रातील पैठण या ठिकाणी जातात। तर हे पैठण ठिकाण जे गोदावरी नदीच्या ठिकाणी आहे महाराष्ट्रामध्ये, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये, या पैठणवरून बावरी नावाचे भिक्खू आणि त्याचे 16 शिष्य हे त्या ठिकाणी त्यांना जे डोक्याचे 7 तुकडे कसे होतात या प्रश्नाची उकल करून घेण्यासाठी 16 शिष्यांना बावरी भिक्खू पाठवत असतो। तर जे बावरीचे जे 16 शिष्य आहेत ते याच ठिकाणी येत असतात। ते विदिशावरून आणि नर्मदा या ठिकाणी ते 16 शिष्य, बावरीचे 16 शिष्य जे पुढे जाऊन भिक्खू बनतात आणि ते बावरीचे 16 शिष्य भिक्खू प्रवचित झाल्याच्या नंतर बुद्धाकडून ते श्रावस्तीहून परत आल्याच्या नंतर बावरी भिक्खू सुद्धा पैठणवरून याच नर्मदा घाटीच्या ठिकाणी याच ठिकाणी येत असतो आणि तो सुद्धा विदिशावरून श्रावस्तीला प्रवचित होत असतो। हे 16 शिष्य आणि बावरी नावाचा भिक्खू आणि त्याचे 16 शिष्य जातेवेळी सुद्धा आणि येतेवेळी सुद्धा या ठिकाणी थांबलेले आहे। या नर्मदा नदीचा उल्लेख पारायण वग्गामध्ये, पारायण सुत्तामध्ये, त्रिपिटकामध्ये झालेला आहे। आणि म्हणून हे प्राचीन सम्राट अशोकाच्या कालखंडातील हे प्राचीन बौद्ध मठ आहे। या ठिकाणी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध सुद्धा, जे महाराष्ट्रातील पहिले अरहत भिक्खू आहे, पुण्य भिक्खू के आग्रह पर तथागत बुद्ध यहाँ रुके थे, एक रात में यहाँ रुके थे और यहीं से वो महाराष्ट्र में भी गए थे और यहीं से वो फिर से श्रावस्ती के लिए भी गुजर गए थे। तो तथागत बुद्ध के चरण स्पर्श भी इधर पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ ये प्राचीन बौद्ध मठ आप देख रहे हैं, ये इसका जो निर्माण है वैसे तो महान सम्राट अशोक के कालखंड में हुआ है, लेकिन ये गुप्त काल में बहुत विकसित हुआ है और कलचुरी छाप की भी थोड़ा इधर में प्रभाव दिखता है। आप ऊपर में देखते हो कि चैत्य गवाक्ष है, जैसे कि आपको अजंता, एलोरा और कार्ले की गुफाओं में आपको दिखता है, ऊपर में चैत्य गवाक्ष है। और ये स्तूप नुमा जो आकार है, ऐसा ही मध्य प्रदेश में राजापुरी में भी स्तूप है, और जो सारनाथ का धम्मिक स्तूप है उसकी तर्ज पर उसका आकार आपको दिखाई देता है। अंदर में आइए, इधर ये चुनार पत्थर से निर्मित ये प्राचीन बुद्ध विहार, इधर भी छोटे छोटे, ऊपर भी आप देखते हो ये चैत्य गवाक्ष है और लोटस के आकार के जो 24 तिल्लियों वाले जो धम्म चक्र होते हैं, और ऊपर में आप चैत्य गवाक्ष देखते हो, ये सारनाथ के धम्मिक स्तूप की तर्ज पर ये महास्तूप है। ये इधर अभी ये भूमि स्पर्श मुद्रा भी इधर बिठाई गई है और यहाँ का जीर्णोद्धार धम्मशरण भंते जी के द्वारा और कारुणिक भंते जी के द्वारा इधर बरसाबास भी होता है। इधर भी आप देख सकते हो छोटी छोटी चैत्य गवाक्ष है और छोटे छोटे चैत्य गवाक्ष है, ऊपर भी बहुत बड़े बड़े चैत्य गवाक्ष है। और ऐसी ये गुप्त काल की छाप जो गुप्त सम्राट है, ऐसे ही इस भेड़ा घाट, जैसे इसको भेड़ा घाट नहीं कहेंगे, ये तो बुद्धा घाट है, और यह भेड़ा घाट के, ये बुद्धा घाट के परिसर में
तेवर भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, तेवर नाम का। और बाहोरी बंद के पास तिगवा भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। और जो त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहा जाता है, वहां भी बुद्ध जी की मूर्ति है। तेवर और ये नर्मदा घाटी, जिसको भेड़ा घाट बोलते हैं लेकिन ये बुद्धा घाट है, तो यहाँ भी ये प्राचीन बौद्ध मठ है। और ये बहुत समय पहले ये अवंती महाजनपद का हिस्सा था। तो यहाँ आपको जो सारनाथ के जो अवशेष शिल्पकलाएं मिलती है, गुप्त काल की छाप इसमें आपको दिखाई देती है। गुप्त काल और कलचुरी छाप का ये प्राचीन बुद्ध विहार में 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हो गया है। ऊपर में आप चैत्य गवाक्ष और भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और नक्काशी बनाई हुई है। इधर भी पीछे से आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा ये ढांचा है। ऊपर में भी चैत्य गवाक्ष का आपको दिखाई देंगे, और जो स्तूप नुमा आकार भी है। और ये चुनार पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित प्राचीन बौद्ध मठ का धरोहर है। ये जबलपुर जब भी आप भेड़ाघाट में आते हो तो इस भेड़ाघाट में ये प्राचीन बौद्ध मठ का स्थल है। बहुत ही खूबसूरत प्राचीन बौद्ध मठ है। नमो बुद्धाय और जय भीम।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि
भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि न च गीतवादित विसुखदर्शनमाला गन्धविलेपन धारण मण्डन विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्च शयना महाशयना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 वंदन करा बुद्धं नमामि धम्मं नमामि वरतून घेते बाहेर करत आहे ना असं बाहेर वरतून पाच पाच कर यमहं वदामि तं वदेथ भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरण शरणागमन संपूर्ण पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि
मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सह पंचशील धम्म साधुकं सुरक्षितं कतवा अपमादेन शील संपादेथ आंभन्ते म्हणा साधु 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 वंदन करा. अष्टशिल द्यायचं. अच्छा. कोई बात नहीं.